Good morning, student. Today we discuss the law of chemical equilibrium and equilibrium constant. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि एक्टिव मास एंड लॉ ऑफ मास एक्शन. तो आज हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ठीक है, तो अब देखिए बात करेंगे कि लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. लॉ ऑफ मास एक्शन इज अप्लाइड टू बी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम. कि लॉ ऑफ मास एक्शन को हम अप्लाई करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए. ठीक है, एट इक्विलिब्रियम पे अगर मान ली कोई इक्वेशन हमारे पास दिया गया है कि a प्लस बी यानी a प्लस बी कन्वर्ट होता है c प्लस डी में. ये स्मॉल a स्मॉल बी और स्मॉल c स्मॉल डी ये कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है. ठीक है, अब इसका हम निकालेंगे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बी के पावर ए एंड बी. रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू के एफ, कंसंट्रेशन ए के पावर ए कंसंट्रेशन बी के पावर बी. अब के एफ यहाँ पे क्या है कि रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. आप देखेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी के पावर सी कंसंट्रेशन डी डी के पावर डी. यानी रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के बी कंसंट्रेशन ऑफ सी पावर सी कंसंट्रेशन डी पावर डी. यानी यहाँ के बी को हम बोलेंगे कि रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है. ठीक, और के एफ को क्या बोलेंगे कि रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है. ठीक है, तो अब देखिए अगर इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम को अगर ये अटेंड करता है तो क्या होगा. यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन हम लोग ऊपर देखे थे के एफ कंसंट्रेशन ए के पावर ए कंसंट्रेशन बी के पावर बी इज इक्वल टू के बी कंसंट्रेशन सी के पावर सी कंसंट्रेशन डी के पावर डी. ये हमारा क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है. अब देखिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इन दोनों को अपान में लिख देंगे तो आ जाएगा कंसंट्रेशन सी के पावर सी कंसंट्रेशन डी के पावर डी अपान ए के पावर ए बी के पावर बी इज इक्वल टू के एफ अपान के बी. यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू के सी. यानी के सी क्या हुआ, इट इज़ द रेशियो ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का रेशियो है. ठीक, तो यानी के सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. यानी कंसंट्रेशन ऑफ सी के पावर सी कंसंट्रेशन डी के पावर डी कंसंट्रेशन ए की पावर ए कंसंट्रेशन बी की पावर बी. यानी इसको इक्वेशन नंबर हम ए मान सकते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास के सी क्या हुआ, ये हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा है किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए. यानी लॉ ऑफ मास एक्शन को जब हम अप्लाई करते हैं किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए तो हमें के सी की वैल्यू मिल जाती है. ठीक है, तो इस तरीके से हम के सी की वैल्यू किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो देखते हैं आगे. अब देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन. यानी के सी इज इक्वल टू के एफ अपॉन के बी. यानी जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी है वो के एफ अपॉन के बी के इक्वल है. यानी उन दोनों के रेशियो को बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल्स की हेल्प लेंगे. ठीक है, कि न्यूमेरिकल्स में के सी की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे. तो अब देखिए एक न्यूमेरिकल्स यहाँ पे है कि द फॉलोइंग कंसंट्रेशन वर ऑब्टेन्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया. कह रहा है कि फॉलोइंग कंसंट्रेशन वर ऑब्टेन्ड कि एक कंसंट्रेशन फाइंड आउट हुआ कब, अमोनिया का जब फॉर्मेशन होता है फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एट इक्विलिब्रियम एट 500 केल्विन.
कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻⁻2 मोल। फिर दिया है हाइड्रोजन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 3.0 इंटू 10⁻⁻2 मोल एंड अमोनिया का कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेशन ऑफ NH3 इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁻2 मोल। ये कंसंट्रेशन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया का दिया है। आपको क्या निकालना है? कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम कैलकुलेट करेंगे। तो अब देखिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, ये हमारा रिएक्शन है कि N2 + 3H2 इक्वल टू 2NH3, ये हमारा अमोनिया बनेगा। अब Kc जो हमारा होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है? NH3 है, तो कंसंट्रेशन ऑफ NH3 के पावर 2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन और कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन के पावर 3, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री इसका 3 है और अमोनिया का 2 है। तब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया वैल्यू हमें दिया गया 1.2 इंटू 10⁻⁻2 मोल, तो इसके पावर 2 हो जाएगा। और नीचे हमारा दिया गया है किसका? नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन 1.5 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है। और हाइड्रोजन का जो कंसंट्रेशन दिया है वो दिया 3.0 इंटू 10⁻⁻2 के पावर 3। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू हमारी आती है वो आती है 0.106 इंटू 10⁻4, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि 1.06 इंटू 10⁻3, ये हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ जाएगा जो हमारा इक्वेशन दिया गया। तो इस तरीके से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc की वैल्यू को किसी भी रिएक्शंस के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी वैल्यू दी गई वैल्यू को पुट करके आंसर निकाल लेंगे। अब केमिकल इक्विलिब्रियम होते कितने टाइप्स के हैं? जो केमिकल इक्विलिब्रियम होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसको हम आगे देखते हैं। अब देखिए होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम क्या होते हैं। तो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि होमोजीनियस इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इन द सेम फेज, कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपके सेम फेज में होंगे तो हम उनको क्या बोलेंगे? वो हमारे क्या होंगे? होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जब हमारे सेम फेज में होंगे तो जो हमारा इक्विलिब्रियम होगा वो होमोजीनियस होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें कि N2 + 3H2 इक्वल टू 2NH3। अब यहाँ पे नाइट्रोजन आपका गैसियस स्टेट में है, हाइड्रोजन भी गैसियस स्टेट में है और अमोनिया भी गैसियस स्टेट में है। तो जब नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया तीनों एक ही स्टेट में यानी गैसियस स्टेट में है तो इस केमिकल रिएक्शन को, जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन जो अटेंड कर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। दूसरा हमारे पास है कि हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि व्हेन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मोर देन वन फेज इज कॉल्ड द हेट्रोजीनियस फेज। कह रहा है कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों एक से ज़्यादा फेज में अगर होते हैं तो हम ऐसे केमिकल इक्वेशन को या केमिकल रिएक्शंस को हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस रिएक्शन। और अगर इक्विलिब्रियम को अटेंड करते हैं तो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है CaO + CO2 में। अब यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में है, यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड स्टेट में है और हमारा CO2 ये गैसी स्टेट में है। तो ये रिएक्टेंट तो हमारा सॉलिड स्टेट में, लेकिन प्रोडक्ट हमारे जो हैं वो सॉलिड स्टेट और गैसी स्टेट में, यानी कि तीनों को देखा जाए, यानी कि एक आपका रिएक्टेंट और 2 हमारे प्रोडक्ट, ये दोनों क्या है कि सेम फेज में नहीं है, ये एक से ज़्यादा फेज में। इसलिए इसको हम बोलेंगे हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है और
केमिकल इक्विलिब्रियम के कितने पार्ट होते हैं। अब हम बात करेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस सिस्टम। तो अभी हमने लिक्विड सिस्टम में देखा था या सॉलिड सिस्टम में देखा था। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो गैसियस सिस्टम के लिए क्या होगा। तो जैसे हम कंसंट्रेशन की बात किए थे, तो कंसंट्रेशन की बात किए थे तो वहाँ पे हमने Kc की वैल्यू की थी। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो Kp की बात करेंगे। Kp यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन द गैसियस फेज। ठीक है, तो जब गैसियस फेज में होगा तो क्या होगा, इन गैसियस सिस्टम, इन gaseous system the equilibrium constant is usually expressed in term of their partial pressure। कि अगर मान लीजिए कोई हमारा सिस्टम है गैसियस स्टेट में, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को जनरली किस में एक्सप्रेस करते हैं, पार्शियल प्रेशर के टर्म में, पार्शियल प्रेशर के टर्म में करते हैं। तो अगर मान लीजिए एक इक्वेशन हमें दिया गया है कि N2 प्लस 3H2, N2 प्लस 3H2 इज इक्वल टू 2NH3। यहाँ पे नाइट्रोजन भी देखिए क्या गैसीय स्टेट में है, हाइड्रोजन भी गैसीय स्टेट में है और अमोनिया भी क्या है, गैसियस स्टेट में है। तो इस दिए गए रिएक्शन के लिए अगर हम निकालते हैं कि इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को यानी Kp की वैल्यू क्या होगी, तो Kp की वैल्यू होगी जो आपका होगा PNH3 के पावर 2 अपॉन PH2 इंटू P यहाँ पे है PN2 और PH2 के पावर 3, यहाँ पे PN2 होगा बेटा, PN2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम बात करें पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया के पावर 2 अपान पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस और पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस के पावर 3, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री 3 है, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री 2 है। तो इस तरीके से हम किसी भी रिवर्सेबल रिएक्शन के लिए हम Kp की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। और जब Kp की वैल्यू हमने निकाल लिया और Kc की वैल्यू निकाल लिया, तो आपसे फिर एक रिलेशन पूछा जाता है बेटा कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, हर साल आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है किसी न किसी फॉर्म में, कभी कभी इस पर न्यूमेरिकल्स भी पूछ लेता है। तो हम लोगों ने देखा कि Kp की वैल्यू कैसे निकालते हैं और Kc की वैल्यू निकालते हैं। अब दोनों को अगर हम मिला दें तो Kp और Kc में रिलेशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, और Kp और Kc पे रिलेशंस निकालने के पहले जो पावर हमारे लगते हैं स्टोइकियोमेट्रिक, वो डेल्टा एन की वैल्यू निकालते हैं। तो डेल्टा एन की वैल्यू जो होती है पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दोनों को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो डेल्टा एन की वैल्यू होती है, तो डेल्टा एन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आज हम लोगों ने सिर्फ इतने ही पढ़े हैं कि Kp और Kc की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, किसी भी रिवर्सेबल रिएक्शंस के लिए। ठीक है, तो हम जब नेक्स्ट क्लास करेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। तो अभी तक ये देखिए सेकंड पार्ट था, आपने बहुत अच्छे से किया होगा इसको, तो इसको करिएगा ढंग से, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा आपको लगेगा। ये 2 पार्ट में चैप्टर आपके डिवाइड है। एक पार्ट हमारा क्या है कि केमिकल इक्विलिब्रियम है और दूसरा पार्ट हमारा क्या है, आयनिक इक्विलिब्रियम है। तो अभी जो पार्ट हमारा चल रहा है वो केमिकल इक्विलिब्रियम का चल रहा है। तो जब केमिकल इक्विलिब्रियम हमारा फिनिश हो जाएगा तब हम बात करेंगे कि आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट।